किताबें तनकीद और रिसर्च पर मबनी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के 11 सफ़रनामे भी लिखे हैं। सलमा अवान उर्दू की नामवर अदीबा हैं। नासाजी तबीयत की वजह से हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। इन्होंने 4 नावल, 5 अफसानों के मजमूए और 13 सफ़रनामे लिखे हैं। इनके ताज़ा सफ़रनामे हैरत भरी आँख में चीन पर बात करने के लिए मौजूद हैं। हमारी जानी पहचानी शख्सियत अदीबा, शायरा, कॉलम निगार और एंकर आयशा मसूद मलिक। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है, जिनका मुझे तफसीली तारुफ नहीं है मेरे पास, गुले अरबाब। ठीक है जी। हमारी खूबसूरत ज़बान हिंदको में इन्होंने नावल लिखा है, तितली तरेलते। सफ़रनामा है जी, पहला सफ़रनामा है। इस पर हम बात करेंगे और इनसे गुजारिश करेंगे कि ये अपना कुछ तारुफ भी पेश करें। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सगीर साहब से गुजारिश करती हूँ कि इनके जो सफ़रनामा है उनका मैं नाम लेने की कोशिश करती हूँ, अंदरे ना पेंडा। ठीक है, तो उनके सलमान पे किए जी, अपने सफ़रनामे के हवाले से हमें बताएं। और आपने तने तनहा माशाल्लाह इतना काम किया है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि पहाड़ी जो ज़बान है, ये हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक ज़बान है। सारे रियासत जम्मू कश्मीर, उसका एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी ज़बान बोलता है। मतलब आज़ाद कश्मीर जो आज का है, इसके सारी आबादी पहाड़ी ज़बान बोलने वाली है। अगर ये वहाँ पे और ज़बानें भी बोली जाती हैं, गोजरी भी बोली जाती है, कश्मीरी भी बोली जाती है, लेकिन हर वो शख्स जो गोजरी बोलता है वो पहाड़ी भी बोलता है, जो कश्मीरी बोलता है वो पहाड़ी भी बोलता है। और पहाड़ी एक वसी ज़बान है। इस हवाले से फिर इसका अंदाज़ आप यूँ कर सकते हैं कि सिर्फ बरतानिया में रहने वाले 10 लाख लोग पहाड़ी बोलते हैं। बरतानिया में रहने वाले 10 लाख लोग पहाड़ी बोलते। और पहाड़ी आप यूँ कह सकते हैं कि हिंद को और पुठवारी की हमजोली या हमशीरा है। कहीं उस पर बहुत आगे जाएं तो ख़ानदानियों की तकसीम के हवाले से पंजाबी के साथ भी हमारा एक ताल्लुक़ बनता है। लेकिन बहरहाल पहाड़ी की एक अपनी शनाख्त मौजूद है अपनी। पहाड़ी में तख्लीकी काम बहुत ज़्यादा पहले नहीं हो रहा था, अब एक थोड़े से अरसे से तख्लीकी कुछ काम शुरू हुआ है। पहाड़ी में सफ़रनामा इससे पहले नहीं लिखा गया, पहला सफ़रनामा है जो मैंने लिखने की कोशिश की। अब ज़ाहिर है इस पर नक़्तो नज़र करने वाले इसका फ़ैसला करेंगे कि ये सफ़रनामा है भी या नहीं है। चूँकि हम अपने तौर पर एक चीज़ लिख देते हैं और फिर ख़ुद ही सनद भी अता कर देते हैं कि ये हो गया है जी। तो ये तो खैर कल वक्त जब आगे गुजरेगा तो बात खुलेगी कि ये सफ़रनामा है नहीं है। अंदराना पेंडा उसका नाम है जी। इसका मतलब अंदराना पेंडा, पेंडा सफ़र को कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई अंदर का सफ़र। इस तरह तो लगता है नाम से कि कोई तसव्वुफ़ से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है ये 1947 से पहले तो एक वहदत थी, उसके बाद ये तकसीम हुई और इसके 3 हिस्से हुए। एक जो इंडियन हल कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर जिसको आप कहते हैं हम हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर, एक आज़ाद कश्मीर और एक गिलगित बल्तिस्तान जिसे आप उसको नादरन एरियाज़ कहते हैं और हम शुमाली कश्मीर कहते हैं। ये 3 उसके हिस्से हैं। आज तक कोई ऐसा सफ़रनामा नहीं लिखा गया उर्दू या किसी भी ज़बान में, मुझे नहीं अंदाज़ा कि माजी बाइद में किसी अंग्रेज़ ने कोई इस तरह का लिखा हो कि जो रियासत के इन 3 हिस्सों के मुताल्लिक़ हो। अंदराना पेंडा इत्तेफाक से वो पहला सफ़रनामा है। मुझे मौका मिला जम्मू एक कॉन्फ्रेंस में जाने का, सफ़र करने का। इसमें जम्मू का सफ़रनामा उसका एक हिस्सा भी है, इसमें गिलगित बल्तिस्तान का सफ़र भी है और इसमें आज़ाद कश्मीर के कुछ हिस्सों के सफ़र भी हैं। और फिर एक मैंने कोशिश की है कि जिस पे आज तक कोई काम उस तरह नहीं हुआ कि आज़ाद कश्मीर के जो आसार कदीमा हैं उन पे मैंने कोशिश की उनको देखने की। और उसके बाद अगरचे वो भी इस सफ़रनामे का नहीं, वो अगरचे इसका उस तरह का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो जो सफ़र मैंने किया उसका थोड़ा सा तज़किरा इसमें है। वरना जी वो जम्मू का है ना, वही मैंने कहा कि जम्मू का है। तो गोया इसमें जम्मू, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर तीनों का, तो ये 2 इसकी मेरे हवाले से खुसूसियात हैं। एक तो ये कि पहाड़ी ज़बान का
तारीख का पहला सफ़रनामा है, और दूसरा ये कि ऐसा पहला सफ़रनामा है जिसमें रियासत के जो अब तकसीम शुदा रियासत है उसके 3 हिस्सों का जिक्र है इसमें। बाकी कोई ख़ास बात नहीं होती, ख़ास बातें मैं खुद ज़ाहिर है इसमें से तलाश करके अगर मैं बताऊं तो फिर मेरे लिए अलफ से ये तक सभी खास होगा। ये तो फिर कल कारी तक पे है कि वो कैसे इसको देखता है। मेरी ख्वाहिश होगी कि जो लोग पहाड़ी या इससे मिली जुलती ज़बानें, जिस तरह मैंने कहा हिंद को है, पंजाबी है, सराइकी है, पटवारी है, वो किसी न किसी दर्जे में पढ़ के देखें और उसके बाद कोई इस पर हुक्म सादर करेंगे ये क्या है जी। बस मैंने यही आपसे कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, इसमें ये ज़बान में अब सिंधी में जो मैं एक बस आखिरी बात करना चाहता हूँ कि रोटी को मानी कहते हैं, सिंधी वाले रोटी को मानी कहते हैं, और हम भी एक खास तरह की रोटी को मानी कहते हैं, हर रोटी को नहीं मानी कहते। हम दो, एक तो ये होता है कि शादी ब्याह से पहले जब दूल्हा या दुल्हन को जो दावत दी जाती है उसको हम कहते हैं हमने मानी दी, और एक खास और तरीका होता है आटे से रोटी बनती है उसको भी हम मानी कहते हैं। तो गोया अल्फाज तो मुश्तरक हैं ना जी। एक इलाके में रहने वाली ये जो आप कल शायद उन्होंने कहा था ना जाम साहब ने कि जो इंडस वैली है उसकी जो तहजीब है जी, जो तो ये ज़ाहिर है आपने अगर इंडस सागा एतजाज़ हसन ने लिखी या बहाओ मुस्तनसर हुसैन तारन ने जो उसका, तो उसको उनको आप देखें तो ये सारी तहजीबें, सियासी तकसीम, इलाकाई तकसीम, उसकी तो और बुनियादें हैं, तारीख़ी तकसीम है उस पर तो बात अलग हो सकती है, लेकिन तहजीबी तौर पे तो जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना एक दूसरे से, और तहजीबी तौर पे जब जुड़ी हैं तो फिर लिसानी तौर पे भी जुड़े हुए इलाके हैं जी। और यही मैंने आपसे सो मच जी। मैं अब मोहतरम शफकत आसमी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो दीवार सिंध के साये में हमें बताएं कि आपने किन इलाकों को और किन चीज़ों को आपने मुजस्सम किया है इसमें। जी, शफकत आसमी कोयटा से। तारुफ में जैसे आपने ज़िक्र किया कि कोयटा एक ऐसा ख़ित्ता है बलूचिस्तान कि जहाँ मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान की ज़ुबानें बोली जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी इन द फर्स्ट टाइम बलूची वेड़ा किलोमीटर लंबी उसकी बाउंड्री वाल है जो मौजूद है, और तकरीबन 45 मुरब्बा मील उसका अहाता बनता है। तो इतनी बड़ी दीवार और ऐसा शानदार किला, तो बुनियादी तौर पे सिंध को एक्सप्लोर करना मेरा मकसद था, और 3-4 दोस्त हैं हम, एक यहाँ मौजूद हैं साहब पनाह बलोच साहब, वो भी मेरे साथ थे। तो ये अंदरून सिंध का एक सफ़र है जी। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे पास टाइम बचा तो हम ये चाहेंगे कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आप जी और बताइए इसमें क्या आपने मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। एक चीनी कहावत है कि 1000 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि इंसान एक दफ़ा सियाहत के लिए निकले। सियाहत में इंसान जितना सीख सकता है वो किताबों में नहीं मिल सकता। जो नया मीडिया आया है उसने फासले तो कम कर लिए हैं, लेकिन जो चीज़ खुद ही आप देख सकते हो वो किताबों में आपको नहीं मिलेगा। हम लोग डॉक्टर होने के नाते बाहर जाने के मौके बहुत मिलते हैं, तो हर एक के लिए हम लोग तोहफे नहीं ला सकते। सफ़रनामा एक ऐसा तोहफा है जो बिला मुआवजा हर एक के लिए काबिल कबूल होता है, और जितने लिकारी नावल के बाद पश्तों में मैंने देखे हैं वो सफ़रनामे के हैं। बदकिस्मती से पश्तों में सफ़रनामे बहुत कम लिखे गए हैं। हमारे पश्तून जो हैं फितरतन और मज़हबन काबुल और हरम का सफ़र ज़्यादा करते हैं। जितने सफ़रनामे छपे हैं उसमें 70% 70% जो हैं वो या अफ़गानिस्तान के हैं और ये या काबा सऊदी अरब के हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर की दुनिया जहाँ भी जाऊँ उनका सफ़रनामा लिखूँ। ये सफ़रनामा है लस्पेन तरस्पिन स्वाता, स्पेन से लेके सफ़ेद सवा तक। जी हाँ, स्पेन के साथ, चूँकि स्पेन या हस्पानिया या अंदलुस वो वाहिद मुमलिकत है जिसने यूरोप को डार्क एज से एक जदीद तरीके याफ्ता मुल्क में चेंज किया, दुनिया को चेंज किया। दुनिया के जितने फ़लसफ़ी हैं आप उठा ले, इब्न खल्दून, इब्न माजा, डॉक्टर कासिम अल ज़हरावी,
ये सारे जो थे ये मुसलमानों के दौर में गुजरे हैं, क्योंकि मुसलमानों ने 850 साल तक स्पेन पे हुकूमत की है, उसके बाद यूरोप में, फिर 1692 में कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था। इसलिए हस्पानवी लोग जो थे शुमाली अमेरिका में सिवाय ब्राज़ील के वहाँ तक गए और उन्होंने ये काम किया कि अब भी शुमाली अमेरिका के 20 ममालिक में हस्पानवी ज़ुबान उनकी सरकारी ज़ुबान है। और वर्ल्ड वाइड जब हम देखते हैं चाइना के बाद हस्पानवी ज़ुबान जो है 50 करोड़ लोगों की ज़ुबान है। तो ये दुनिया में सियाहत के लिहाज से दूसरे नंबर पे हैं। हर साल जो है यहाँ पे 75 मिलियन लोग सियाहत के लिए आते हैं। उनका हेरिटेज, उनका जो तारीखी विरसा है, उनके बीचेस, 92 में बार्सिलोना ओलंपिक्स हुए थे, उसकी जो यादगार शहर है वो देखना, और जितनी हेरिटेज स्पेन में है मैंने शायद कहीं नहीं देखी। तो ये वहाँ का सफ़रनामा है। वहाँ से होते हुए मैं स्वात इसलिए गया था कि मैं पश्तून प्रोग्रेसिव राइटर्स का मरकज़ी चेयरमैन था, तो ये यहाँ अदबी दौरा था, जहांजेब कॉलेज सैदो शरीफ में मेरा लेक्चर था, उसके बाद शांगला का, तो ये सारी रुदाद उसमें महफूज है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच जी। अब मैं गुले अरबाब से दरख्वास्त करूंगी कि आप अपना जो पहला सफ़रनामा है उसके बारे में बताइए। अच्छा, पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं आपसे कि मैं राइटर जो शुरुआत मेरी हुई है तो उर्दू से हुई है, और उर्दू लिखी है और बहुत लिखी है। मेरी तकरीबन 8 किताबें आ चुकी हैं, 2 अभी जो है ज़ेर तबात है, और हिंदको की मेरी ये 3 किताबें हो चुकी हैं। तो सफ़रनामा जो है तो पढ़ना पसंद था बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे तारड़ साहब को बहुत पढ़ा था, तो शौक़ था सफ़रनामा लिखने का। मगर हिंदको सफ़रनामा इसलिए लिखा कि हिंदको में बिल्कुल लिखा नहीं गया था, तो ये पहला सफ़रनामा है मेरा हिंदको का। और सफ़रनामा लिखने की जो एक वजह है तो वो ये है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर की बीवी हूँ, तो वो उनके साथ पोस्टिंग होती रहती है उनकी मुख्तलिफ़ जगहों पे, और उमूमन जो है तो पहाड़ी इलाकों में ही होती है। तो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हो रही थी तो वहाँ के वैसे तो जाते हैं हम लोग पहाड़ी इलाकों की सैर के लिए जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम दरमियाने तबके के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होटल के खर्चे वगैरह 2 दिन ही कहीं गुजारेंगे, और 2 दिन में हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ देख लेंगे, दरिया देख लेंगे या ग्रीनरी देख लेंगे, यही सारी चीज़ें होती हैं। मगर मैंने वहाँ टाइम गुजारा है ऐसे सारे इलाकों में, मतलब दीर में बहुत सारा टाइम गुजारा है, फिर कुमराट गई हूँ, बार बार गई हूँ। लोग जाते हैं तो उमूमन ख़वातीन बहुत कम जाती हैं वहाँ, तो दीर के सारे इलाके में मैंने काफ़ी तकरीबन 2 साल गुजारे हैं, तो वहाँ के लोगों को बड़े करीब से देखा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो अंदर ही अंदर तंग कर रही थी। अफसाना लिखती हूँ मैं, अदबी अफसाना, तो अफसानों में लिखी वो सारी चीज़ें मगर नहीं लिख पा रही थी। फिर उसके बाद स्वात में काफ़ी टाइम में, गवारा में बहुत टाइम गुजारा है, और मेरे अफसाने की जो तो इसमें आपको कैसे क्या फील हुआ कि आपने क्या चीज़, मैंने जो चीज़ें देखी जो है अफसाने में नहीं लिख सकती जी नहीं, मैंने देखी है और मैंने लिखी है। बहुत सारी चीज़ें अफसानों में लिख लेते हैं हम, मगर मैं उन लोगों के दुख, उन लोगों की चीज़ें जो है तो मैं साफ लिखना चाह रही थी ना। तो मैंने पहाड़ की ये तानीसियत पर मबनी है मेरा अफसाना। इसका जो उन्वान भी है ना, तितली तरेल ते त्रीमत, त्रीमत कहते हैं औरत को, और तरेल जो है तो कहते हैं शबनम को। तो मेरे इसमें एक तो बहुत सारे पहलू हैं, मगर जो ख़ास पहलू है तो त्रीमत जो है तो इसमें मेरा उन्वान है, मतलब औरत जो है तो मेरा ख़ास फोकस मेरा औरत पर है। तो वहाँ की औरतों के दुख बहुत ज़्यादा, तितली तरेल ते त्रीमत न, तितली तितली तरेल तितली तरेल ते त्रीमत। और इसके हवाले से मैंने ये अपनी तीनों जो तितली, तरेल और त्रीमत, तीनों उसके उन्वान जो नाम है ना, उनके हवाले से मैंने 3 नज़में इसमें हिंदको की अपनी शामिल की हैं। मतलब उस बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं ये वाला ना कि ये उन्वान आपने इस तरह क्यों रखा है, ये तो मैंने उसकी वजाहत भी की है सफ़रनामे में। अच्छा, सफ़रनामे में मेरा मौजू जो है तो पहाड़ की औरत है, और ख़ास तौर पे पहाड़ की औरत जितना सफ़र कर रही है, जितने दुख सह रही है, जितनी तकलीफ़ें सह रही है। मैं एक छोटा सा वाक़या यहाँ बयान करना चाहती हूँ। तो मैं गई थी कुमराट में। कुमराट में बहुत खूबसूरत लोग हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ख़ास तौर पे ख़वातीन। तो वहाँ एक औरत मुझे एक झील के किनारे मिली, तो उससे मैंने बात कर रही थी, तो मुझे कहती है कि मैंने उससे कहा कि बच्चे हैं तुम्हारे? तो कहती है नहीं, मेरे 5 बच्चे मर चुके हैं ना। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कैसे, क्या हुआ था, कोई इलाज करवाया कुछ? तो वो मुझे कहती है कि जब मेरा 5वां बच्चा
मेरे पेट में मर गया, तो तब मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब हालात थे, तब मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया और तब डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया तो उस डॉक्टर ने फिर बताया कि इसको बचपन से शुगर है। तो सिर्फ शुगर की वजह से उस औरत ने इतनी, मतलब शुगर में अमूमन डॉक्टर साहब अच्छी तरह से जानते होंगे, आप लोग और भी ज़्यादा जानते होंगे सब, कि शुगर में बच्चा जो है अगर नॉर्मल खुराक लेती रहे माँ तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे का वज़न, ख़ास तौर पे सर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उस हालत में उस औरत ने नॉर्मल डिलीवरीज घरों में हुई है, उसकी घर में हुई है दाई के हाथ में, तो और वो औरत, उस औरत की उम्र होगी तकरीबन 25-26 साल ना, और वो एकदम मुरझाई हुई थी ना। तो मैंने उससे पूछा तो मुझे कहती है कि जब वो बच्चा मेरा फौत हो गया तो फिर डॉक्टर ने मुझे इंसुलिन पे डाला ना, अब मैं इंसुलिन लगा रही हूँ। तो वो छोटे छोटे दुख जो मैंने ख़वातीन के देखे हैं ना, तो मुझे लगता है कि हम जो ऊपर ऊपर से इन इलाकों को देख कर आ जाते हैं ना, तो हम उन इलाकों की असली शक्ल नहीं देख सकते। तो फिर मैंने कहा ये एक तो मेरे सूबे की ज़बान है, मतलब ये जो सारे इलाके अमूमन जो खूबसूरती अल्लाह ताला ने खैबर पख्तूनख्वा को ख़ास तौर पे नवाजा हुआ है ना, तो ये सारे हज़ारा ले लें या स्वात साइड ले लें या कुमराट दीर स्वात, ये सारी यहाँ के इलाके तो बहुत खूबसूरत है, लोग भी बहुत खूबसूरत है, मगर यहाँ के दुख उन पहाड़ों से ज़्यादा बड़े हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने जहाँ के हौसले देखे हैं, यहाँ की ख़वातीन के हौसले भी पहाड़ों जितने हैं, मगर दुख फिर पहाड़ों से भी बड़े हैं उनके। तो इसमें मैंने ज़्यादा जो है तो मेरी तख्लीकी चीज़ें भी हैं, मगर ज़्यादा मैंने चीज़ें इसमें वो देखी हैं जो लिखी हैं, जो मैंने देखी हैं अपने आसपास हो। और फिर जिस इलाके में भी जाते हैं तो उसकी तारीख़, और तारीख़ इंतहाई बदसूरत तारीख़, मतलब जो भी हुक्मरान आता है, जो भी किसी को सिवाय स्वात के कुछ उसके हुक्मरानों के, किसी को आम लोगों के दुख दर्द का कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। वही मैं जो पढ़ रही थी तारीख में भी ना, तो वही नंगे पाँव जा रहे होते थे लोग, और अंग्रेज़ जो जा रहे होते थे, अंग्रेज़ों की बीवियाँ जा रही होती थी गाड़ियों आगे पीछे, प्रोटोकॉल सेम वही कहानी मेरी होती थी। मेरे मियाँ जो है तो उनकी गाड़ी होती थी, प्रोटोकॉल में आगे और पीछे जो है तो वो गाड़ियाँ होती थी, दरमियान में मेरे मियाँ की गाड़ी, इसमें मैं बैठी हुई हूँ मलका बनकर आगे, और आसपास जब मैं शीशे से मंजर देखती हूँ बाहर के ना, जैसे पारा चिनार हो गया, कुर्रम में बहुत सारा टाइम गुजारा है ना, कुर्रम एजेंसी में, तो वहाँ मैं जब आसपास देखती हूँ तो नंगे पाँव वही बच्चे, वही फटे पुराने कपड़े, किसी के गिरबान में बटन है, किसी के नहीं है, वही उन लोगों का हाल-ए-ज़ार देख करना, तो मुझे लगता है कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा किसी चीज़ में। इस जी मैं सारी चीज़ें लिखी हैं, ये सारे मंजर भी लिखे हैं, और मैंने बड़े दर्द लिखे हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं इस अफसाने का, मुझे कभी कभी आता है मैं इस अफसाने का नाम दर्द ही रखना चाहिए था, क्योंकि इसमें दर्द बहुत ज़्यादा है। थैंक यू जी 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 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ तक मैं जी अच्छा, यहाँ तक कि आपको हैरत होगी सुनकर कि पेशावर की हिंदको में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक हिंदको जो मेरी हिंदको है, जिसमें मैंने लिखा है ना, इसको कहते हैं ये खालसे वाली हिंदको। तो हम गांव में, मतलब मेरा ताल्लुक जो है तो एक गांव से है, छोटे से, तो हमारे जो गांव है ना तकरीबन कुछ 70-75 गांव है हमारी जीटी रोड पर, तो उन सारे गाँव की ये बिल्कुल डिफरेंट ज़बान है ना। और फिर आप शहर की तरफ आ जाए, और शहर में बिल्कुल डिफरेंट ज़बान, अगर आप कहें तो मैं एक जुमला आपको बोल के बता भी सकती हूँ ना। अच्छा, मेरा ख्याल है कि सेकंड राउंड में हम जी चाहिए, ठीक है, उनके सवाल के जवाब में असल में जो है, चलो मैं आपको फिर बताती हूँ, करके बताती हूँ जी। अच्छा, एक चीज़ कॉमन जो मैंने सबके सफ़रनामों के हवाले से जानी है कि सफ़रनामा, जो भी सफ़रनामा लिखता है, आप ये देखें कि किसी को मौका मिलता है और कोई खुद से कोशिश करके वो जाता है, और जो खुद से कोशिश करके जाता है या जिसको मौका मिलता है, आप ये देखें कि हर इंसान को मौका नहीं मिलता। तो मैं ये समझती हूँ कि सफ़रनामा लिखना जो है वो एक इबादत है, कि आप बहुत सारी एफ़र्ट करते हैं, उसमें देखते हैं और उसको परखते हैं, फिर उसको लिखते हैं, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। और अब मैं गुजारिश करती हूँ सलमा अवान के सफ़रनामे के हवाले से जो बात करेंगी आयशा मसूद मलिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़रनामा जब हम लफ्ज़ बोलते हैं तो सिहा का लफ्ज़ साथ आता है, क्योंकि कोई ना कोई किसी सफ़र पर निकलता है और फिर उसे तहरीर करता है, जो कि सफ़रनामे की शक्ल होती है। तारीख़ में जाएं तो बड़े बड़े मारूफ इब्ने बतूता है, मार्को पोलो है, वास्को डिगामा है, फिर हमारे यहाँ मुस्तनसर हुसैन तारण हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वाकई सफ़रनामे की रूह को इस तरह उजागर किया
कि जैसे कोई सयाह है वो अपने मुल्क का सफ़ीर भी होता है, तो ये सफारतकारी सफ़रनामा लिखने वाला सरंजाम देता है। अब चूँकि आज जो किताब है वो है हैरत भरी आँख में चीन, और इसकी मुसन्नफ़ा है मोहतरमा सलमा अवान। सलमा अवान अपनी नासाजी तबा की वजह से तशरीफ़ नहीं लाई। किताब बड़ी अहम है, और सलमा अवान कॉलम भी लिखती हैं, बड़े अरसे से कॉलम लिख रही हैं। जब हम पाकिस्तान में ख़वातीन तलाश करते हैं कॉलम निगार, ख़ास तौर पर मैं हल्का अहबाब शो करती हूँ तो ख़वातीन की तलाश में रहती हूँ, तो कॉलम निगार ख़वातीन पाकिस्तान में बहुत कम मिलती हैं। आपको नज़र नहीं आएंगी कि जो एक तसलसल से कॉलम लिख रही हों, सलमा अवान का शुमार उनमें होता है। उनकी कई किताबें आ चुकी हैं जिसमें चीन का सफ़रनामा है, हैरत भरी आँख में चीन। इसका उन्वान इतना अहम है कि आज आप देख लें कि पूरी दुनिया में हर हैरत भरी आँख में चीन मौजूद है, और वो दुनिया के मंजरनामे की वजह से है कि चीन किस तरफ को जा रहा है। अब जो इन्होंने सफ़रनामा शुरू किया तो साफ ज़ाहिर है यहाँ के एयरपोर्ट से लेके बीजिंग का, जब उन्होंने बीजिंग का लिखा कि मुझे साफ़ शफाफ आसमान नज़र आया। जब हम सफ़र करते हैं तो एक बात ये भी नज़र आती है कि जैसे ही किसी फ़ॉरेन कंट्री में उतरे तो सबसे पहले लगता है कि यहाँ का आसमान इतना नीला क्यों है, तो वो इसलिए होता है कि वहाँ की हवा भी ताज़ा और पोल्यूशन इतनी नहीं होती। अब इन्होंने लिखा कि कराची, बार बार सलमा अवान ने लिखा कि मुझे कई मकामात पर उन्होंने लिखा कि फ़लाँ जगह जाके मुझे बड़ी हसद बहसीत पाकिस्तानी महसूस हुई, फ़लाँ जगह पर भी, और उन्होंने साथ ये भी लिखा कि मुझे हसद नहीं करना चाहिए। हसद क्यों महसूस होती है? उन्होंने लिखा कि 1960 में कराची को देखकर चीन वालों ने कहा था कि काश हमारे यहाँ भी ऐसी इमारतें हों। जो कराची शहर था वो हसरत करते थे कि कराची जैसा शहर हमारे यहाँ भी हो। आप 1960 को देखें, कोई इतना भी 200 साल 300 साल नहीं गुजर चुके। आज चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं, ये सवाल बड़ा अहम है। अब माओ के बारे में जो लिखते हैं कि किसी मुल्क के लिए लीडर कितना अहम होता है और माओ ने किस तरह चाइना की तकदीर बदली, तो माओ का उन्होंने जिक्र किया, उस पर भी आऊँगी। दीवार चीन के जिक्र पे उन्होंने कहा सलमा अवान ने कि चीन और जो चीनी कल्चर है वो मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक कि दीवार चीन का जिक्र ना किया जाए। फिर वो देखने भी गई, और जितना वो लंबा है और जिस तरह वो सफ़र करते हैं वहाँ उसका उन्होंने बड़ी तफसील से लिखा। माओ की एक नज़म उन्होंने लिखी हुई है इसी सफ़रनामे में कि मैं अपने घोड़े को कोड़ा मारता हूँ और नीचे नहीं उतरता, हैरत ज़दा सा पीछे मुड़कर देखता हूँ, आसमान तो सिर्फ 3 मिनट पर है। तो बड़ा लीडर जो है वो जब घोड़े को मारता है तो फिर उसको तो आसमान नज़र आता है, और जो हमारे जैसे पाकिस्तान में लीडर हैं फिर वो ना घोड़े को चाबुक मारते हैं, ना ही उनकी दस्तरस में आसमान 3 मिनट पर होता है। साइकिल पर मौजूदा पेट्रोल की महंगाई आप जानते हैं कि आजकल जो 3-4 दिन पहले कीमतों के ड्रोन पे ड्रोन फेंकते चले जा रहे हैं, तो साइकिल पर KPK में मैंने देखा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में वहाँ लोग साइकिल पर अब सफ़र कर रहे हैं, तो हमें भी ये पुराने ज़माने में लेके जा रहे हैं। तो चाइना के तमद्दुन में शामिल थी साइकिल, और साइकिल ज़िंदगी का हिस्सा थी, और इसका भी उन्होंने जिक्र किया। और उसके बाद उन्होंने एक मुस्लिम स्ट्रीट और मुस्लिम मोहल्ले का जिक्र किया। न्योजिया स्ट्रीट है और मुस्लिम मोहल्ला है, वहाँ उन्होंने कहा कि दुकानों पर हमें नज़र आते हैं कलमा तैयबा, तस्बीह और ये सारी चीज़ें, और बाज़ जब इमारतों पर मैंने देखा कि कलमा तैयबा भी लिखा है, तो साफ ज़रा बींगा मुस्लिम सफ़रनामा लिखते हुए उन्हें उस बात की बड़ी खुशी हुई। जब उन्होंने लिखा है दीवार चीन का सफ़र, तो उसमें 2 बड़ी अहम बातें हैं कि एक वो खाकरूप को देखती हैं, झाड़ू फेर रहा है, तो वो उस फैमिली के पास जाती हैं, उन्हें ड्राई फ्रूट देने की कोशिश करती हैं, तो उन्होंने ड्राई फ्रूट लेने से इनकार कर दिया। अब वो ज़रा देखें जो मेहनत कर रहे हैं कि उन्होंने ये अपने ऊपर पसंद नहीं किया, और यहाँ देखें कि क्या हाल है पाकिस्तान में। टूरिस्ट शॉप का भी उन्होंने जिक्र किया जो दीवार चीन पर है कि वो इतनी खूबसूरत थी कि आर्ट का एक नमूना थी। तो हमारे यहाँ टूरिस्ट शॉप जो हैं वो महंगी तरीन होती हैं और आर्ट का किसी तरह नमूना नहीं होती, बल्कि ताजराना जहन की पूरी अक्कासी होती हैं। बीजिंग यूनिवर्सिटी में वो गई और वह डॉक्टर थॉन्ग सिंह से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने क्या अहम बताई वो बात सुनिए। उन्होंने कहा कि 1987 में चाइना जो था उसके जो लोग थे वो दुनिया से काफ़ी हद तक कटे हुए थे, इकोनॉमिक पावर उस वक्त वो नहीं थी। फिर क्या हुआ कि उन्होंने हर आदमी को जो राशन मुकर्रर किया उसमें 6 अंडे और आधा किलो चीनी 1 माह के लिए थी। कितनी वो तंगी से गुजारा करके, लेकिन मुल्क आज इकोनॉमिक पावर है। हमारे पास कोई ऐसा नुस्खा है कि पाकिस्तान भी लीडर भी वैसे हों और अवाम भी वैसी हो कि जो कुर्बानी देकर आज एटमी असासे तक आप दूसरों को विज़िट करवा रहे हैं। तो ये चाइना, बड़ी अहम बातें सलमा अवान ने की हैं। मैं थोड़ा मुख्तसर आगे बढ़ती जाऊँगी
कि फिर उन्होंने शहीदों के यादगार का विज़िट किया जिस चौक में वो थे, और उसके बाद चीनी और पाकिस्तानी कल्चर का कंपैरिजन बड़ा खूबसूरत दिया कि शादी ब्याह वहाँ कैसे होते हैं, सुर्ख लिबास वहाँ भी लड़कियां पहनती हैं, लेकिन शादी का सारा खर्च मर्द पर होता है। सो औरत को और बच्ची के माँ बाप को उतनी तकलीफ़ नहीं उठाना पड़ती, ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मर्द को जिसने सारा खर्च बर्दाश्त करना होता है। और मैं समझती हूँ कि चाइना ने, जब हम कहते हैं कि बाहर के ममालिक ने इस्लामी असूल अपना लिए, तो अफ़गानिस्तान में भी यही असूल है कि लड़के पे सारा जोर पड़ता है, और यहाँ बच्ची पैदा हो जाए 3-4 तो माँ बाप बेचारे चाहते हैं कि खुदकुशी कर लें, क्योंकि इतनी बच्चियों को जहेज देकर हिंदुस्तान का जो रिवाज है वो मौजूद है। तो इस सफ़रनामे से ना ये चीज़ें बड़ी सीखने वाली हैं। आगे चलकर इन्होंने लिखा कि बीजिंग और लाहौर का मुआवजना भी पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजिंग ऐसा शहर है जहां लोग मज़े तलाश करते हैं, ढूंढ के लाते हैं मज़े। तो अब लाहौर का भी उन्होंने हवाला दिया कि वहाँ भी लोग ऐसे जिंदा दिलान, वैसे तो नहीं मशहूर, वहाँ भी लोग मज़े ढूंढ कर लाते हैं। 2-3 पॉइंट्स और हैं, इससे पहले कि मुझे नईम फातिमा की तरफ से कोई इशारा मिल जाए। एक दफ़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर सारे वहाँ जाते हैं, और मौजूदा दौर में जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जिस मुल्क भी जाते हैं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि वो क्यों जाते हैं और क्या लेने जाते हैं और बाहर हमारी क्या इज्जत है। तो एक उनकी दोस्त होती हैं सलमा अवान की, जो उन्हें चाइना में ही मिलती हैं, उनका नाम है समीना मोहिउद्दीन। वो उनसे कहती हैं कि इमरान खान जिन दिनों वज़ीर आज़म वहाँ विज़िट कर रहे थे, तो उनका एक ड्राइवर पूछता है कि ये आपके प्राइम मिनिस्टर हमारे से मदद मांगने तो नहीं आए, आपके प्राइम मिनिस्टर क्या हमारे मुल्क से पैसे मांगने आए हैं? ये हमारी रेपुटेशन है बहैसियत पाकिस्तानी। पाकिस्तान एम्बेसी के बारे में भी बात बताती चलूँ कि पाकिस्तान की एम्बेसी चाइना के महंगे तरीन इलाके में है, बहुत महंगा इलाका है, वहाँ इनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी एम्बेसी के पास। जरदारी साहब ने क्या किया कि उसमें से 8-10 कनाल एक इस्लामी मुल्क को हिस्सा दे दिया, और उसके पैसे कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। शायरा रेशम के बारे में आप जानते हैं, बाकी मैं आप जंप करती हूँ। मुस्तनसन हुसैन तारड़ ने सलमा अवान से कहा कि शियान एक जगह है, वहाँ ज़रूर जाइएगा, और वहाँ वो गई, उन्होंने देखा और वहाँ के कल्चर को भी देखा। अब पुराने बीजिंग को वो याद करती हैं, तो वो कहती हैं कि वहाँ की फूड मार्केट जो है वो, उसका उन्होंने बड़े तफसील से जिक्र किया। अब चाइना की जब फूड मार्केट का मेरे जैसे बंदे को पता चले तो पहले तो दिल दहल जाता है कि कहाँ तो कोरोना भी कहाँ से पता नहीं शुरू हुआ था और क्या कुछ खाने को मिले। लेकिन उन्होंने जो हम लोग खा सकते हैं उन खानों में, फूड मार्केट में स्याह गंदम से बना हुआ केक, जो उन्होंने कहा मेरी यादों में है। फिर उन्होंने और जो एक दूध मिलता है ख़ास किस्म का सोयाबीन का, उसका जिक्र किया, और फिर बाजरे की रोटी का जिक्र किया। तो ये इसके अलावा जो ये हैरत भरी आँख में चीन है, इसमें बहुत सारी नज़में हैं, बहुत चाइना की शायरात का जिक्र है, चाइना के शायरों का जिक्र है। तो ये एक सलमा अवान का ऐसा सफ़रनामा है जिसमें सीखने, सुनने, पढ़ने और देखने को बहुत सारा है। उम्मीद है कि सलमा अवान जब ये मेरी गुफ्तगू सुनेंगी तो नाराज़ नहीं होंगी और समझेंगी कि मैंने हक अदा कर दिया। पूरा मेरा ख्याल है कि सफ़रनामा पढ़ा है और उस बहुत ही खूबसूरत आपने तबसरा किया। इसमें 2 चीज़ों का इजाफा मैं भी करूँगी कि चूँकि मैंने भी ये पढ़ा हुआ है कि सलमा अवान की खूबी ये है, एक तो वो मुहब्बे वतन है, कूट कूट के वतन की मोहब्बत उनमें भरी हुई है। वो जब भी मुल्क से बाहर जाती हैं तो वो हमेशा वो कंपैरिजन करती हैं कि मेरे मुल्क में ये क्यों नहीं है, मेरे मुल्क में ये क्यों नहीं है। और दूसरी अहम बात जो उनके तमाम सफ़रनामों में है वो ये कि वो हर तहजीब को वो अदब के हवाले से जांचने और परखने की कोशिश करती हैं। इससे पहले कि हम आपसे वो सुने थोड़ा सा पैराग्राफ, मैं एक सवाल आप सबसे करूँगी, क्योंकि मैं भी अब ये सफ़रनामा निगार हूँ, मेरे भी 4 सफ़रनामे आ चुके हैं। तो यही PNCA में एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि आप सफ़रनामा क्यों लिखती हैं? हमने भी बहुत सफ़र किए हैं लेकिन हम तो नहीं लिखते, ये हमारा अपना प्राइड है, हमारा अपना शौक़ है और हमारी अपनी खुशी है। आप सफ़रनामा क्यों लिखती हैं? तो ये सवाल मैं आप सबसे करूँगी कि आप सफ़रनामा क्यों लिखते हैं, या आपने सफ़रनामे क्यों लिखे, बारी बारी बता दीजिए। सिर्फ सफ़रनामा ही नहीं, ये सवाल तमाम इसनाफ पे हो सकता है कि जी आप क्यों लिखते हैं। मैं तो सफ़रनामा इसलिए लिखता हूँ, और मेरे ख्याल में जिस सफ़रनामे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, आप भी सफ़रनामा निगार हैं, कि तारीख़ बहुत ज़्यादा बयान की जाती है, जोग्राफिया बहुत ज़्यादा होता है,
तो उसको मैं सफ़रनामा नहीं समझता हूँ। सफ़रनामा ये है कि आपका जो आप महसूस कर रहे हैं, आप लोगों के चेहरों से उनकी इलाकाई तारीख़, उनका तमद्दुन, उनके रस्म व रिवाज ढूंढें, और सबसे अहम चीज़ है आपका असलूब, तब एक सफ़रनामा बनता है। तो मैं अपने उस खूबसूरत लम्हात को अपनी यादों का हिस्सा बनाने के लिए लिखता हूँ। ज़बरदस्त। जी डॉक्टर साहब आप बताइए। सफ़रनामे की अहमियत मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ रही हैं। पहले ज़माने में जब सफ़रनामे लिखे जाते थे तो जोग्राफिया ढूंढने के लिए और उस पर कब्ज़ा करने के लिए लिखे जाते थे कि जाके जोग्राफिया ढूंढो, वहाँ पे क्या वसाइल हैं, वसाइल देखने के लिए जाते थे। फिर उसके बाद जब सफ़रनामे लिखने लगे तो जाके उनके नफ्सियात चेक करने के लिए कि जब हम जाएंगे वहाँ किन लोगों से वास्ता पड़ेगा। आजकल सफ़रनामा लिखना बहुत मुश्किल फ़न बन गया है। पिछले की तरफ नहीं है कि आप मुबालगे से काम लें, आपने अपने कारी को टार्च लेके एक एक चीज़ दिखानी है। खुदा न खासा अगर आपने मुबालगे से काम लिया, वो उसी वक्त नेट खोल के उसी के बारे में आपकी गलत बयानी को पकड़ेगा। तो वो चीज़ें जो आम कारी को मिल सकती है नेट में, वो आपने बयान नहीं करनी, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं अपने के साथ आपने कंपेयर करके कारी की जहन की जहनी सतह जो है उसको लेके आपने चलना है। जाहिर उसमें फिर आपको जुमले, आपका उसलूब, आपकी मंजरकशी, आपका तारीख का बयान करना, जोग्राफिया बयान करना और अपनी ज़ुबान को अहमियत देना। मैं जो भी सफ़रनामा लिखता हूँ मैं उनके मुल्क भेजता हूँ और वो जितने वो खुशी का इजहार करते हैं और वो मजबूर होते हैं कि उनको अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेट कर ले। एक सवाल से हट के मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि यूरोप के बारे में हमारा ये ख्याल है कि वहाँ सब गोरे हैं और सबकी ज़ुबान अंग्रेज़ी है और अंग्रेज़ हैं। इस तरह नहीं है। यूरोप में जिस मुल्क में आप जाओगे उसकी अपनी ज़ुबान है। यूरोप में इस वक्त 20 सरकारी ज़ुबानें हैं, 20 सरकारी ज़ुबानें हैं। जब आप स्पेन जाओगे तो स्पेनवी आपको मिलेगी, जब फ्रांस जाओगे तो फ्रेंच मिलेगी, कोई अंग्रेजी नहीं जान सकेगा। जब आप जर्मन जाओगे तो जर्मनी मिलेगी। और खुशी की बात यह है कि वहां हर साल 24 सितंबर को जो है यूरोपियन मादरी जुबानों का दिन मनाया जाता है। तो जो चीजें हम यहाँ पे देखते हैं वो वहां पे नहीं है। असरे हाजिर का वो तारीख भी तो होती है ना, तारीख भी होती है, जोग्राफिया, आप मौसम में जाते, लोगों के रवैये। अभी कानून है, यहाँ एक कानून है, वहां भी वो कानून की पासदारी किस तरह करते हैं। फर्ज कर ले हम लोग जाते हैं वहां पे इनके कोचेज में या उनके मोटरों में, उनके मोटर के अंदर एक आला लगा हुआ है जो स्पीड को, जो आपकी 3 घंटे से ज्यादा वहां कोई मुसलसल वो नहीं कर सकता, ड्राइविंग नहीं कर सकता। साल के आखिर में वो चेक किया जाता है। अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की है कानून की, इतना जुर्माना करते हैं कि जितने साल में इन्होंने कमाया है वो जुर्माना किया जाता है। तो वहां जाके पता चलता है कि कानून क्या होती है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हम यहाँ के साथ कंपेयर करते हैं तो हम हैरान होते हैं। अगर बुरा ना मना, एक वाकया मैं बनाता हूँ हमारी जहनी सतह की। हम फ्रांस से जा रहे थे स्विट्जरलैंड, 3 डॉक्टर थे, हमारी 2 लोगों की जेबें कट गई, मेरी और मेरे दोस्त की। तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के बहुत खूबसूरत शहर है, हम बहुत परेशान हो गए, डॉक्यूमेंट्स भी उसमें थे। तो हम गए सीधा ताने की रिपोर्ट दर्ज कर ले। वहां पता चला कि रात के वक्त जो है ताने बंद होते हैं। हैरानगी ये हुई कि यहाँ तो रात को सारे धंधे तानों में होते हैं और वो बंद हैं। सुबह जाके हम गए, वहां पे 3 खवातीन थी पुलिस, उन्होंने बड़े आराम से हमें सुना, बड़े आराम से। आखिर में कहने लगी कि आप लोगों ने पैसों की इंश्योरेंस नहीं करवाई है, पैसे तो आपको नहीं मिल सकते। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिल सकते। फिर उन्होंने कहा मुझसे कि आप कह रहे हो कि मेरे डॉक्टरी का जो कार्ड है वो गुम हो गया, वो अगर किसी को मिले तो डॉक्टर नहीं बन सकता। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं बन सकता। फिर पूछा कि आपका शनाख्ती कार्ड है गुम हो गया है, आपके मुल्क के शहरी तो हम नहीं बन सकते, तो आप क्यों रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती हैं। ने कहा मैडम हम इसलिए डर रहे हैं कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुदा न ख्वासा किसी खुदकुश हमले में या बम ब्लास्ट में वहां कोई पैंक के अंदर और हमें मुजरिम करवाने। यकीन जानिए उन्होंने माथा पकड़ा और ये जुमले उनके मुझे अभी तक याद कि इतनी घटिया सोच भी किसी की हो सकती है। तो ये चीजें हमें किताबों में नहीं मिल सकती, वहां जाके ये सफरनामे इसलिए मैं लिखता हूँ कि जो उनके तजर्बात हैं। जी मेरा ख्याल मुझे कहा जा रहा है कि टाइम बहुत कम है। आप अच्छा जी मैं मुख्तसर ही बोलूँगी।
अच्छा, मैं तो एक इसलिए 2 वजूहात हैं लिखने की ना सफ़रनामा। एक तो ये है कि मैंने जैसे बताया कि मैं सफ़रनामा पढ़ा मैंने बहुत है, तो जहाँ जहाँ गई हूँ तो वहाँ मुझे तारड़ साहब याद आया बहुत, क्योंकि मैंने तारड़ साहब को बहुत पढ़ा है। तो मैंने उनकी नज़र से जो उन्होंने डिटेल बताई थी, उनकी नज़र से मैंने इन पहाड़ों को, वादियों को, चीज़ों को देखा है। तो फिर मैंने ये सोचा है कि मेरा सफ़रनामा पढ़ के कोई इन जगहों पे आएगा और सोचेगा कि गुल ने ये बताया था, वो लोग मुझे याद करेंगे। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जैसा कि बताया है कि जैसा वक्त गुजरता है, जैसे आप कोई तालीम है, किसी का मेडिकल है, तो उस हवाले से बहुत सारी यादें हो जाती हैं इंसान की। मैं ज़्यादा सफ़र में रही हूँ और मैंने बहुत सारी जगह देखी हैं, जैसा कि बता चुकी हूँ। तो मेरे अंदर इतनी तलखियाँ, तल्ख सच्चाइयाँ देख देख के तो जैसे धुआं भर जाता है। तो मेरे लिए सफ़र की सारी रुदात लिखना ऐसा है कि जैसे एक चिमनी है, तो चिमनी से धुआं निकलता है। मुझे धुआं निकालने के लिए ये से बेहतर फिर जरिया नज़र नहीं आता, क्योंकि सफ़र की जो तलखियाँ हैं तो बस मैं एक तरह से धुआं निकाल रही हूँ बस अपना। उसमें तलखियाँ भी होती हैं, उसमें शरारतें भी होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर जो चीज़ ज़्यादा फील होती है और फिर एक राइटर को वो चीज़ें ज़्यादा फील होती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताई हुई ये कहानियाँ, अभी एक सुनाई भी हैं, एक कहानियाँ जो है तो मुझे रातों को सोने नहीं देती थी। तो ये चीज़ें फिर जब मैं लिख लेती हूँ, डॉक्टर सगीर साहब से पूछते हैं, लिख लेती हूँ तो जी टाइम सॉरी बहुत कम है हमारे पास। जी मैं इस पर कोई लंबी बात नहीं करूँगा। सलीम अहमद ने कहीं लिखा है कि अदब में 2 और 2 4 नहीं होते, अदब में 2 और 2 5 हो सकते हैं। किसी भी सनफ में लिखने के लिए उसका कोई एक ख़ास जवाब नहीं हो सकता कि मैं इसलिए लिखता हूँ, मैं इसलिए लिखता हूँ, ये नहीं हो सकता। वैसे मैं अपनी बात बिल्कुल एक फ़िक्रे में आपको बता रहा हूँ कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं अपना राजा राज़ी रखने के लिए लिखता हूँ, और यही मेरे लिखने का सबब होता है। बाकी बातें फिर कभी के लिए। जी बहुत शुक्रिया। असल में कहानी सुनने का शौक़ भी होता है ना बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर, और तजस्सुस का मादा और एक्सप्लोर करने का मादा, और जितना लिखने वाले के अंदर होता है इतना ही सुनने वाले के अंदर भी होता है। मैं एक दफ़ा फ्लावर एग्जीबिशन में गई, तो वहाँ जिस बच्ची ने गुलदस्ता बनाया हुआ था और उसने टॉप किया, तो वो मैंने उससे जाके पूछा कि वो घास फूस थी और कुछ फूल उस पर लगाए हुए थे और बहुत ही खूबसूरत उसको तरतीब दे दिया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप ये किस तरह सोचती हैं कि ये चीज़ें जो आपने इसमें गुलदान में लगाई हुई हैं, हम जब देखते हैं सरे राह तो वो हम तो उसको कोई अहमियत नहीं देते। तो उसने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि आप लोग जब गुज़रते हैं तो आप गुज़र जाते हैं, हम जब गुज़रते हैं तो ये चीज़ें देख के वहाँ ठहर जाते हैं। तो इसी तरह सफ़रनामा निगार जो है वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखता है। मैं एक किस्सा सुनाती हूँ अपने और फिर उसके बाद प्रोग्राम को टाइम है हमारे पास, चले ठीक है जी। मैं एक छोटा सा किस्सा सुना के इजाज़त चाहती हूँ कि मेरा एक सफ़र है, अकीदतों का सफ़र, हज का सफ़रनामा है। उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की और उसमें लिखी, गरम गरम चाय दी जा रही थी लोगों को, तो किसी के पास कप था, किसी के पास कप नहीं था। तो एक बंदे ने अपनी चप्पल उतारी और चप्पल की बैक साइड पे उसने गरम गरम कप जो हाथ में नहीं पकड़ा जा रहा था उसने उस पर रखा और वो ले गया। तो वो इतनी दिलचस्प चीज़ लगी और मैंने उसको बयान किया, और जिसने भी पढ़ा तो वो बहुत खुश हुआ कि हम भी हज का सफ़र हज पे जाते हैं लेकिन हम ऐसी चीज़ें जो है ऑब्ज़र्व नहीं करते। तो सफ़रनामा निगार बहुत बारीकी से देखता है, और जो फीडबैक जो मुझे अपने सफ़रनामों के हवाले से मिलती है वो ये कि हमें लगता है कि हम हाथ पकड़ के सफ़र कर रहे हैं। और सबसे मेरा ख्याल खूबसूरत बात यही होती है सफ़र किसी भी सफ़रनामे की, कि कारी ये महसूस करे कि वो उसका हाथ पकड़ के उसके साथ सफ़र कर रहा है। इसके साथ ही मैं इंडस कल्चरल फोरम की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने सारे सफ़रनामा निगारों को इकट्ठा किया और बात करने का मौका फराहम किया। वक्त कम है, वरना बातें तो और भी बहुत सी थी जो हम कर सकते थे। बहुत शुक्रिया आप लोग।